नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बताते चले कि केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें आपको बता दें कि आयरन कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कंपनी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताते चले कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी और नियम के उल्लंघन के आरोप में प्रशासन पूरे तरीके से अब सख्त हो गया है और जहां जांच को पूरे तरीके से तेज कर दिया गया है, वहीं आपको बताते चले कि श्रद्धालुओं की जान से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही उन्हें माफी दी जाएगी। तो यह तमाम निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए हैं। आपको बताते चले कि कंपनी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड के केदारनाथ में दर्दनाक हादसा कल हुआ था और जहां पर 7 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। हेलीकॉप्टर हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत के बाद अब राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं और जिसमें हादसे के लिए जिम्मेदार मानी जा रही आयरन एविएशन कंपनी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि हेलीकॉप्टर सेवाओं की बेहतर निगरानी और समन्वय के लिए सरकार ने एक अत्याधुनिक कमांड और कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है और जिससे भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। आपको बताते चले कि यात्रा व्यवस्थाओं की देखरेख कर रहे युकाडा की सीईओ सोनिका ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में गंभीर लापरवाही बरतने वालों पर कठोर निर्देश की कार्रवाई की है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि सीईओ ने कहा कि अपने कर्तव्यों के प्रति और नियमों का उल्लंघन होने पर यह सख्त कार्रवाई होगी और साथ ही साथ उन्होंने हेली उड़ानों के बेहतर समन्वय के लिए कमांड एवं कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना करने की भी बात कही। हादसा हुआ और केदारनाथ जी से गुप्तकाशी एक शटल जा रही थी और बीच में गौरीकुंड के आसपास ये दुर्घटना घटी है। इसी के क्रम में हम डीजीसीए और एआईबी की टीम भी जो है वो आने वाली है और साइट पे जाएंगे। डीजीसीए की टीम भी जाएगी साइट पे और क्या कारण रहे उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी एक आपातकालीन बैठक ली गई जिसके अंदर एक समिति के गठन करने की बात हुई गृह सचिव महोदय की अध्यक्षता में और उसमें जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स हम अब और ला सकते हैं, किस तरह से और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग ऑपरेशंस की, हेली ऑपरेशंस की यहाँ पे की जा सकती है, उस पे सुझाव देने की बात कही गई है। और समिति में सचिव सिविल एविएशन, आपदा सभी लोग हैं, बहुत सारे डीजीसीए, एआईबी सभी के मेंबर्स हैं। इसके अलावा एक कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाने का जिसमें कि सभी विभाग सेफ्टी या जो चाहे सुरक्षा वाले हो गए, चाहे मेट वाले हो गए, चाहे हमारे डीजीसीए के हो गए, यहाँ पे एक बनाया जाएगा जिससे एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन में ये सारे हेली ऑपरेशन। काफ़ी जो टेरेन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन है और पहले जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं काफ़ी सुचारू रूप से चलते आए हैं क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी के लिए ये पूरी की पूरी जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है, जैसे मैंने कहा कि जब केदारनाथ जी से उड़ा जाता है तो हमारे जो कैमराज हैं उनकी पहले वो कैमराज देखते हैं, वेदर चेक करते हैं, तभी मूवमेंट करते हैं। और उसी तरह से नीचे जो हेलीपैड्स बने हुए हैं जहां उनका ग्राउंड स्टेशन है वहां से भी इसी तरह। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ देहरादून से अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। तो अभय, जिस तरीके से आज धामी सरकार की ओर से और भी सख्त निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है एविएशन कंपनी पर, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, केदार घाटी में जो कल हेली दुर्घटना हुई थी जिसमें 7 लोगों की मौत यहाँ पर हुई थी, उसको लेकर अब राज्य सरकार काफ़ी सख्त यहाँ पर नजर आ रही है। हेली सेवाओं के संचालन की जो नियमावली है उस नियमावली में ये कह सकते हैं कि जो संचालन की जो प्रक्रिया है उसमें जो मानक दिए गए उन मानकों के अनुरूप संचालन करने के सख्त निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई भी हेली कंपनी इन मानकों का या नियमों का उल्लंघन यहाँ पर करती है तो फिर ऐसी हेली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। ये कहा जा सकता है कि केदारनाथ में हेली सेवा के लिए 9 कंपनियां यहाँ पर अपनी हेली सेवाएं यहाँ पर दे रही थी, जिसमें से थम्बी एविएशन कंपनी पहले से ही यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जांच के घेरे में थी, जिसके चलते उसकी सभी उड़ानें वहाँ पर बंद कर दी गई थी। जब ये कह सकते हैं कि उत्तरकाशी के गंगनानी में और उसके बाद केदारनाथ के बाद जिस तरीके से उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त वहाँ पर हुआ था,
ये उसके बाद से जांच के तहत उनकी जो हेली सेवाएं थी उसको बंद करने का काम यहाँ पर किया गया था। कल आर्यन कंपनी का जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद राज्य सरकार ने और सख्त कदम यहाँ पर उठाए थे और फिलहाल ये कह सकते हैं कि 24 से 48 घंटे के भीतर किसी भी प्रकार से जो हेली सेवा है चारधाम के लिए, उन सभी हेली सेवाओं को बंद करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए थे। एक जांच कमेटी बिठाने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर दी गई थी। यूकाडा की तरफ से अब को लेकर ये कह सकते हैं कि जांच कमेटी यहाँ पर बनाई जाएगी और उसकी पूरी जांच, इस हादसे की पूरी जांच यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा पूर्व में जो घटनाक्रम यहाँ पर घटे, क्योंकि ये कोई एक पहला हादसा नहीं था, यात्रा शुरू हुए अभी ये कह सकते हैं कि 1.25 महीने का समय यहाँ पर हुआ और इन 100 महीनों के समय में 5 हेली दुर्घटनाएं यहाँ पर हो चुकी है। और जिस प्रकार से ये हेली दुर्घटनाएं एक के बाद होती रही है, चाहे वो केदारनाथ धाम का हो या बद्रीनाथ धाम का हो, ये सीधे तौर पर कई सवाल खड़े करती हुई नजर आई थी, जिस पर अब राज्य सरकार सख्त मूड पर या सख्त एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा डीजीसीए की तरफ से भी एक जांच कमेटी यहाँ पर आने वाली है। संभवतः आज इस केदार घाटी में यहाँ पर पहुँचेगी, जो कल हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त यहाँ पर हुआ था उसका मौका मुआयना यहाँ पर करेगी, उसकी जांच यहाँ पर करेगी। तब तक के लिए कहा जा सकता है कि जो आर्यन कंपनी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी सभी उड़ानों को यहाँ पर रोकने का काम यहाँ पर कर दिया गया। और इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि जो पूर्व में जिस प्रकार से केदार घाटी में नियमों का उल्लंघन ये हेली कंपनियाँ यहाँ पर कर रही थी, उसको लेकर भी जांच कमेटी अपना कार्रवाई करती नजर आएगी और हेली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर होगी अगर उनकी तरफ से किसी भी प्रकार से मानकों की अनदेखी यहाँ पर की जा रही होगी। ये कहा जा सकता है कि जो एक अंदाजा, जो आंकड़ा अभी तक सामने निकल कर आया, केदारनाथ में जो हेली कंपनियां अपनी सेवाएं यहां पर दे रही थी वो 1 घंटे में 25 से 30 सॉटी करती हुई नजर आ रही थी, यानी 25 से 30 बार उनकी उड़ानें यहां पर चल रही थी, जबकि मानकों के अनुरूप 9 से 10 उड़ानें 1 घंटे के भीतर वहां पर कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से केदारनाथ का वेदर है, जो यहाँ के मौसम की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ पर होती है, उसके चलते कम उड़ानें वहाँ पर की जा सकती है, लेकिन हेली कंपनियाँ ठीक मानकों के 3 गुना ज़्यादा यहाँ पर उड़ान यहाँ पर भर रही थी, जिसके चलते कह सकते हैं कि इन हेलीकॉप्टरों की जो तकनीकी जो टीमें या जो जांच वहाँ पर होनी चाहिए थी वो भी सही समय पर नहीं हो पा रही थी। और अब ये कह सकते हैं कि लगातार जिस प्रकार से ये दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर हो रहे हैं चारधाम यात्रा के दौरान, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। इसीलिए अब राज्य सरकार भी सख्त नजर आ रही है और डीजीसी की तरफ से भी कुछ कार्रवाई यहाँ पर सख्त की जा सकती है इन हेली कंपनियों के लिए। और ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब ये हेली कंपनियां फिर से अपनी सेवाएं यहाँ पर देंगी तो फिर ये कह सकते हैं कि मानकों के अनुरूप ही उनकी जो उड़ानें होंगी वो यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। अब एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन रूम की स्थापित करने की भी बात कही गई है। इसके निर्देश जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए, किस तरीके से यह कार्य करेगा, क्या कुछ इसमें रहने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केदार घाटी में जो वेदर होता है वो वेदर कब बदल सकता है इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल वहाँ पर होता है। इसीलिए हेली कंपनियों को पहले से ही पूर्व में निर्देश यहाँ पर दिए गए थे कि जो समयबद्ध जो उनकी जो उड़ानें होती है उन उड़ानों को करने का काम वहाँ पर किया जाए और जो एक्सपीरियंस वाले जो पायलट, जो अनुभवी जो पायलट्स होते हैं उनको ही वहाँ पर हेली उड़ाने की अनुमति वहाँ पर दी जाए। लेकिन जिस प्रकार से कम ऊंचाई पर ये हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर उड़ रहे हैं, ये सीधे तौर पर दुर्घटनाओं को न्योता देने वाले होते हैं और इसीलिए अब तक ये कह सकते हैं कि इस बार यात्रा सीजन शुरू होते ही 5 हेलीकॉप्टर्स अभी तक दुर्घटनाग्रस्त वहां पर हो चुके हैं। और जिस प्रकार से ये कह सकते हैं कि इन चारधाम यात्राओं में आकस्मिक ये दुर्घटना यहाँ पर हुई है, कई लोगों की जानें अब तक जा चुकी है, वो सीधे तौर पर कई सवाल खड़े करते नजर आता है। इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कोऑर्डिनेशन कंट्रोल रूम बनाने की बात यहाँ पर कही है ताकि चाहे वो केदारनाथ के हेलीपैड्स हो या फिर नीचे गुप्तकाशी, सिरसा या फाटा के हेलीपैड हो, उनके बीच में एक समन्वय वहाँ पर बनाया जा सके और अगर कोई भी उड़ान उस दौरान वहाँ पर होती है तो उस उड़ान का पूरा ये कह सकते हैं कि जो समन्वय है उस समन्वय के आधार पर यहाँ पर हो सके। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि कल का जो हादसा हुआ है, बीते रोज जो हादसा वहाँ पर हुआ, उस हादसे में जिस समय ये हादसा हुआ है सुबह 5:24 का हादसा है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि केदार घाटी में मौसम उस समय भी पूरी तरीके से साफ नहीं होता है। अरे अगर इस कम मौसम में जिस प्रकार से वो वहाँ पर उड़ान भर रहे हैं, इतनी जल्दी सुबह उड़ान उनकी तरफ से भरी जा रही है, तो फिर ये समझा जा सकता है कि वो नियमों की अनदेखी वहाँ पर कर रहे थे। इसीलिए अब उनके खिलाफ वहाँ पर कार्रवाई करने की बात की गई है। सोनप्रयाग जो थाना है, पुलिस का जो थाना है, वहाँ पर इस आर्यन कंपनी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जिसकी जांच विस्तृत रूप से आगे बढ़ेगी।
तब तक के लिए कहा जा सकता है कि फिलहाल जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो निर्देश यहाँ पर दिए गए वो जांच कमेटी बनाने और डीजीसी की जो कमेटी यहाँ पर जांच के लाएगी उस कमेटी में पूर्णतः सहयोग देने की बात यहाँ पर कही गई। और ये कहा जा सकता है कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी यहाँ पर होंगे, चाहे वो हेली कंपनियों के हों या स्थानीय प्रशासन के वहाँ पर अधिकारी दोषी हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वहाँ पर की जाएगी। जी ठीक है, अभी लगातार आप हमारे साथ बने रहे। हम एक बार फिर से आपके पास आएंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम का कहर लगातार जारी। आपको बताते चले कि कुमाऊं मंडल के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और जहां पर तेज हवाओं के साथ मौसम के कहर बरपाने की आशंका है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अत्यंत बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मानसून दस्तक देने को तैयार है और जहां पहाड़ से मैदान तक मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। आपको बताते चले कि मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश जिलों में आज बादल छाए रहेंगे, तो वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट किया गया है। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में दिन चढ़ते चढ़ते उमस जो है वो हो सकती है, जबकि दोपहर के बाद मौसम करवट लेगा। तो वहीं आपको बताते चले कि गरज और चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि लगातार मौसम में बदलाव उत्तराखंड में देखा जा रहा है, जहां पर विभिन्न जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ कई जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो लगातार हमारे साथ अभय कैंतुरा जी जुड़े हुए हैं। तो अभय, किस तरीके का आज मौसम का मिजाज देहरादून की बात की जाए तो वहां रहने वाला है? देखिए, देहरादून हो या देहरादून के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर आज मौसम का जो मिजाज है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। शुष्क मौसम बना हुआ है। कल जिस प्रकार से बारिश यहाँ पर हुई थी उसके बाद से कह सकते हैं कि तापमान में कुछ गिरावट जरूर यहाँ पर देखने को मिली है। सामान्य के करीब तापमान यहाँ पर पहुँचा है, लेकिन अब जिस प्रकार से ये मौसम का मिजाज बदला है उससे एक बार फिर उमस गर्मी यहाँ पर बढ़ने लगी है। लेकिन आज जो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो कुमाऊं मंडल के लिए यहाँ पर कह सकता है कि अलर्ट भरा कहा जा सकता है। कुमाऊं मंडल के 3 जनपदों के लिए, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल के लिए ये यहाँ पर कह सकते हैं कि अलर्टनेस यहाँ पर जारी की गई है। इन तीनों ही जिलों में कह सकते हैं कि बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। ये कह सकते हैं कि इसके अलावा आसपास के जो क्षेत्र होंगे वहाँ पर भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। और जिस प्रकार से मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए ऑरेंज और येलो दोनों अलर्ट यहाँ पर जारी करे हैं, वो सीधे तौर पर बड़ा ये कह सकते हैं कि सावधानी बरतने वाले कह सकते हैं। और जिला प्रशासनों को ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि इस समय कुमाऊं मंडल में जिस प्रकार से मौसम का मिजाज बदल रहा है वो आने वाले दिनों में शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। और आसमान से जो बारिश यहाँ पर बरसेगी वो आफत की बारिश कही जा सकती है। पिछले दिनों भी जो बारिश यहाँ पर बरस रही थी उसके चलते कई मार्ग यहाँ पर जो सड़क मार्ग हैं जो उत्तराखंड के लाइफलाइन कहे जाते हैं वो यहाँ पर अवरुद्ध होते हुए नजर आए थे, जिसके चलते यातायात यहाँ पर प्रभावित हुआ था। और ये कह सकते हैं कि कुमाऊं मंडल के समीप ही जो ये इस समय जो चारधाम यात्रा चल रही है, चाहे वो चमोली का हो या पौड़ी के आसपास के जो क्षेत्र हो, वहाँ पर भी हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर जताई गई है। तो ऐसे में प्रशासनों को, जिला प्रशासन जो है उनको और ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। जो शहरी क्षेत्र हैं जहाँ पर नदियों के किनारे बस्तियाँ बसी हुई है, उन बस्तियों से भी रहने वाले जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए कहा गया है कि जैसे ही मौसम बदलता वो समय रहते हुए सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाए, ताकि किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना वहाँ पर ना हो सके। तो ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से मौसम का मिजाज बदला है कुछ राहत भरी कही जा सकती है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ये मौसम का बदलाव और मिजाज आम जनता की जो परेशानी है उसको बढ़ाने वाला कह सकते हैं। ठीक है, अभय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि उत्तराखंड में कई जगहों पर येलो और ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया है और जहां पर कई जगहों पर आज मध्यम बारिश को भी दर्ज किया जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसान महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। आपको बताते चले कि इसमें यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामिल हो रहे हैं। तो साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि रोडी बेलवाला मैदान में 3 दिनों तक देश भर के किसान अपनी मांगों पर विचार करेंगे और साथ ही साथ किसान महाकुंभ के दौरान किसानों के ऋण माफी, गन्ना मूल्य, खाद और बीज के दाम के साथ साथ बिजली माफी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।
जाएगी। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा सरकार के राज में किसान बेहद ही परेशान है। हर साल की तरह इस साल भी भारतीय किसान यूनियन 3 दिवसीय महाकुंभ का आयोजन शुरू हो चुका है और जिसमें 16 जून से 18 जून तक ये किसान कुंभ का जो आयोजन है वो हरिद्वार में चलेगा और जिसकी तैयारियों का जो है पूरे तरीके से पहले से ही कर ली गई थी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि इस किसान यूनियन का ओर से महाकुंभ का आगाज हो चुका है और जहां पर आज तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और जहां पर किसानों का जमावड़ा इस समय लगना शुरू हो चुका है और जहां पर आप देख सकते हैं कि किसान यूनियन के बड़े बड़े नेता आज इस महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं और अपनी बातों पर मंथन होगा, विचार होगा और कई अहम बातों पर आज विचार रखा जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ हरिद्वार से विकास चौहान जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरीके से आज यह महाकुंभ की जो सभा का आयोजन हुआ है, क्या कुछ खास मुद्दे आज रहने वाले किसानों के? देखिए, आज से जिस तरह से चिंतन शिविर या कुंभ किसान कुंभ कह लीजिए, वो आज से यहाँ पे शुरू हुआ है। 3 दिवसीय वीआईपी घाट और जो लाल मंदिर है, जिस तरीके से यहाँ पर 3 दिवसीय जो किसान कुंभ है ये शुरू हुआ है। इसमें जिस तरह से पंचायत यहाँ पर पहुंचे हैं, राजनीतिक पंचायत, उनका साफ कहना था कि एक तरफ 11 साल भाजपा में केंद्र सरकार में बना रही है, वही उन किसानों के 11 सवाल केंद्र सरकार से हैं कि उन्होंने आखिर किसानों के लिए किया क्या है, क्या क्या उन्होंने वादे किए थे और क्या उनके अभी तक वादे पूरे नहीं किए हैं, चाहे वो एमएसपी हो, चाहे गन्ना भुगतान हो, चाहे अन्य कोई भी जिस तरह से उन्होंने मुद्दे गिनाए। साफ उनका कहना था कि जिस तरह से केंद्र सरकार एक अलग नीति बना रही है, चाहे वो गाड़ियों को लेकर हो, चाहे कि यूपी में अलग उनका जो समय सीमा है वो अलग रहेगी, दिल्ली एनसीआर में वो समय सीमा अलग रहेगी, 5 वर्ष रहेगी, कहीं 15 साल रहेगी। तो उससे कहीं ना कहीं किसानों को भी इस नुकसान उनकी तरफ से देखा जा सकता है कि किसानों को अपने जो वाहन है वो एनसीआर से बाहर जल्द करने पड़ेंगे। तो वहीं जिस तरह से गन्ना का भुगतान है, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे आसपास के क्षेत्र हो, वहाँ की भी समस्याएं उनके सामने यहाँ पर आई। जिस तरह से पूरा चिंतन शिविर यहाँ 3 दिन चलेगा, राकेश टिकैत का कहना था कि 3 दिन, तीसरे दिन पूरी रणनीति यहाँ पर तय होगी कि केंद्र सरकार के खिलाफ किस तरह से किसानों का जो आगे चलने वाला आंदोलन है वो किस तरह से आगे गतिमान होगा। उसके लिए पूरे 3 दिन यहाँ पर चिंतन होगा और उसके बाद पूरा एक एजेंडा यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसके अनुसार पूरे साल भर किसान यूनियन है वो यहाँ पर काम करेगी। तो कह सकते हैं कि पूरा साल भर आगे आने वाले साल में किस तरह से किसान यूनियन काम करेगी, क्या क्या उसके मुद्दे सरकार की तरफ रहेंगे, उन सब पर यहाँ पर चिंतन 3 दिवसीय चिंतन शिविर में होने जा रहा है। जी बिल्कुल किसान, जिस तरीके से किसानों की ओर से यह महा आयोजन किया गया है, हर साल की भांति किया जाता है, तो विकास पे जानना चाहूंगी, अभी राकेश टिकैत तो जो है नजर आ रहे हैं, उनके साथ साथ और कौन से नेता हैं जो नजर आएंगे, क्योंकि 3 दिन तक यह चलने वाला है और तीनों दिन जो है अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, क्या कुछ खास रहेगा? और देखिए, जिस तरह से आसपास क्षेत्र के चाहे बिजनौर हो, मेरठ हो या उसके और आसपास मुजफ्फरनगर या अन्य प्रदेश से भी जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और हर जिले से जो इकाइयां यहाँ पर पहुंचेंगी, उनके जो जिलाध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो कह सकते हैं पूरे भारतवर्ष से भी जो किसान नेता है वो यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद यहाँ पर है। राकेश टिकैत तो यहाँ पर पहुंच ही चुके हैं। जो बड़े नेता किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन के हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो कह सकते हैं पूरे 3 दिन ये चिंतन शिविर, वीआईपी घाट और यहाँ पर जो लाल कोठी है वहाँ पर ये आयोजन यहाँ पर होगा। तो अभी भी जिस तरह से हम वीआईपी घाट पर जहाँ स्थित हैं, यहाँ पर भी हजारों की संख्या में किसान इस समय भी मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत यहाँ पर एक जनसभा या मीटिंग यहाँ पर मेरठ जो ब्लॉक है उसके वहाँ पर उन्होंने की थी, जिसमें उन्होंने साफ अपने मुद्दे यहाँ पर रखे कि आखिर आगे किस तरह से मुद्दों को लेकर किसान यूनियन चलेगी। हालांकि जिस पूरा जो निचोड़ आएगा वो 3 दिन बाद 18 तारीख को यहाँ पर आएगा कि जो अगले पूरे साल भर किसान यूनियन किस आधार पर, किस मुद्दों पर, किन किन बिंदुओं पर किस तरह से आगे केंद्र सरकार या अन्य जो प्रदेश की सरकारें हैं उनको सामने अपने जो मुद्दे हैं वो किस तरह से रखी जाएगी। ठीक है विकास, मुझे आपके पीछे जो है नजर आ रहा है कि आप उस समय जो है वहीं पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि आप वहां पर जो मौजूद किसान हैं उनसे बातचीत करें, क्योंकि हम उनके विचारों को सीधा जानना चाहते हैं। आप कोशिश करें वहां पर किसानों से बातचीत करने की।
जी बिल्कुल, मैं कोशिश करेंगे कि यहाँ से कोई अगर बोलना चाहेगा, क्या आप बोल पाएंगे? अभी किसान यहाँ पर, जिस तरह से किसान नेता यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, हालांकि वो दूसरी यहाँ पर नजदीक में ही जो लालकोटी है वहाँ पर एक मीटिंग अभी दोबारा शुरू हुई है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश यहाँ से अभी रवाना हुए हैं। वहाँ पर जो किसान नेता है वो वहाँ पर पहुंचे हैं। तो कह सकते हैं कि फिलहाल जो यहाँ पर जो किसान है वो वीआईपी घाट पर अभी यहाँ पर रुके हुए हैं, वो अन्य कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। तो लेकिन सभी का एक मानना यहाँ पर जरूर है कि जिस तरह से गन्ने का भुगतान हो, चाहे जिस तरह से उनकी जमीनों पर जिस तरह से सरकार कभी अधिग्रहण करती है तो उसके मुआवजे हों, या बिजली का जो भुगतान है, जिस तरह से बिजली और किसान जो कर्ज लेता है उसमें किस तरह की छूट उसको मिले, उन्हीं सभी चर्चाएं यहाँ पर होंगी। तो बड़ा ठीक है विकास जी, ठीक है विकास, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसान महाकुंभ का आगाज हो चुका है और अगले 2 दिनों तक और ये जो जनसभा है वो चलेगी। किसानों की यह सभा चलने वाली है और जिसमें कई मुद्दों पर विचार किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर में 2 दिन पहले हुए युवक की हत्या के मामले में रविवार को कोतवाली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बताते चले कि पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है और साथ ही साथ हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार और मृतक की लापता बाइक को भी बरामद कर लिया गया। आपको बताते चले कि 13 जून की रात रामनगर में 2 गुटों के बीच हुई खूनी संघर्ष में रामनगर के ग्राम बेड़ा झाल निवासी सारिंग की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इस मामले में रविवार को कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार सैनी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि घटना का मुख्य आरोपी रामनगर के मोहल्ला गुल्लूरघट्टी निवासी सिकंदरपुर है और उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सिकंदर की महिला मित्र को अविनाश नाम का युवक फोन कर परेशान कर रहा था और इसकी शिकायत महिला ने सिकंदर से की थी और जिसके बाद सिकंदर और अविनाश के बीच फोन पर कहासुनी हो गई और इसी रंजिश को लेकर 13 जून की रात पंजाब ढाबे के पास दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई और इस संघर्ष में सिकंदर ने अपने साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से सारिम पर हमला कर दिया और उसके हत्या कर दी गई। की रात को बेड़ा झाल निवासी सारिम की एक संघर्ष के दौरान हत्या हो गई थी। पुलिस द्वारा तुरंत इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अनावरण हेतु टीम गठित की गई। आज थाना रामनगर पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी सिकंदर सहित कुल 6 आरोपियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी से उसकी निशानदेही पर एक आला कत्ल बरामद किया गया तथा जो मृतक था उसकी मोटरसाइकिल जो गायब थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। अभी तो अभियुक्त गणों को माले न्यायालय पेश किया जा रहा है। मुख्य आरोपी सिकंदर है, उसकी गर्लफ्रेंड को एक अविनाश जो व्यक्ति है जो बेड़ा झाल का है वो उसको तंग कर रहा था। इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई तो अविनाश अपने साथियों के साथ 7-8 साथियों के साथ वहाँ मौके पर आया और सिकंदर से मारपीट की। मारपीट के दौरान सिकंदर और इसके साथियों ने जो ये बेड़ा झाल निवासी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।